गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर 1 है ये क्लास 12 का है, क्लास 12 का है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसके विषय में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सब एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जितने भी एनसीईआरटी में टॉपिक हैं उसी के अनुसार आपको क्या किया जाएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका चैप्टर है, इसमें पहला पॉइंट आता है भूमिका। भूमिका, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। चलिए भाई, भूमिका का मतलब है कि ये जो चैप्टर है क्या भूमिका अदा कर रहा है, ठीक है, यानी इसका महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो इसमें हम जान लेते हैं कि वैद्युत क्या होता है। तो वैद्युत आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं और I इक्वल टू होता है Q/T। और इसी से हम परिभाषा भी लिखते हैं कि एकांक समय में आवेश का जो प्रवाह होता है उसी को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में आवेश का जो प्रवाह होता है वही वैद्युत धारा कहलाता है। या इसको आप इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, आवेश के प्रवाह की दर ही क्या कहलाएगी, वैद्युत धारा कहलाएगी। यानी वैद्युत किस पर डिपेंड करता है भाई, आवेश पर। आवेश बहेगा तभी वैद्युत धारा बहेगी। जैसे मान लीजिए आपका वायर है कोई, अब इसमें से आवेश यदि बह रहा है तभी आपकी वैद्युत धारा बहेगी भाई, उसमें वैद्युत धारा उत्पन्न होगी, नहीं तो उत्पन्न नहीं होगी। तो आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है भाई। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें वैद्युत की। तो वैद्युत क्या होता है, यहां वैद्युत धारा हमने बताया भाई। तो वैद्युत क्या होता है, जो आवेश होता है भाई। हम बात करते हैं वैद्युत की, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए वैद्युत क्या होता है। तो वैद्युत जो होता है, जो आपका आवेश होता है, ठीक है, आवेश के प्रभावों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, वैद्युत कहलाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, ये क्या है भाई, विज्ञान ही तो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, साइंस ही है। तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश के प्रभावों का अध्ययन करें, आवेश के प्रभावों का अध्ययन करें, उसी शाखा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं, या उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं, वैद्युत तो हमने जान लिया भाई। अब हम बात करते हैं कि आवेश क्या है, ठीक है, आवेश क्या है। तो आवेश क्या होता है भाई, देखिए ये तो भूमिका हो गई, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि वैद्युत का हमारे जीवन में काफी उपयोग है, ठीक है। जैसे फैन आपका चल रहा है, हम यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल से, ठीक है, या कैमरे से, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रही है इसमें हम वैद्युत दे रहे हैं, ठीक है, चार्ज है, तभी आप वीडियो देख पा रहे हैं और हम वीडियो बना पा रहे हैं, ठीक है। तो भूमिका का मतलब है विद्युत का यही सब क्या है, उपयोग है। अब आपने वैद्युत भी जान लिया कि वैद्युत क्या है, वैद्युत क्या है, वैद्युत धारा क्या है, या वैद्युत धारा क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो भूमिका थी 1.1, ठीक है। अब जो आपका टॉपिक दूसरा है 1.2,
2। ठीक है, 1.2 में है आपका आवेश। क्या है? आवेश। तो भूमिका का मतलब हो गया भाई कि जो भी हमारे जीवन में इसका उपयोग है वही भूमिका के अंतर्गत आ जाएगा। क्या भूमिका ये निभा रहा है चैप्टर। अब बात करते हैं आवेश का। आवेश क्या होता है? इंग्लिश में से चार्ज कहते हैं भाई। ठीक है, तो आवेश क्या होता है? कुछ नहीं भाई, पदार्थों का एक प्रकार का गुण है। ठीक है, जिसके कारण वो वैद्युत बल का अनुभव करते हैं या फिर करवाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत यानी आवेश क्या है? एक प्रकार का गुण है, प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी। ठीक है, एक प्रकार का गुण है जो किसका अनुभव करवाएगा? वैद्युत बल का, वैद्युत बल का। अब वैद्युत बल में आपका आकर्षण भी बल हो जाएगा। कौन कौन सा? आकर्षण और कौन सा भाई? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। यानी हम कह सकते हैं कि आवेश एक प्रकार का गुण है जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करवाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे भाई? आवेश कहेंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आवेश की खोज। ठीक है, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आवेश की खोज किसने की? चलिए भाई, तो आवेश की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजा है भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आवेश की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। देखिए, पहले शुरू में क्या किया गया? आबनूस के छड़ या कांच के छड़ को क्या किया गया? रेशम के टुकड़े से रगड़ा गया और देखा गया कि ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में आवेशित हो रहे हैं। तो उसी को क्या कहा गया? एक पर कहा गया धनावेश है और एक पर ऋणावेश है। जैसे हम बात करते हैं, देखिए जो आवेश होता है आपका, जैसे हमने क्या किया? कांच ले लिया। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। कांच प्लस रेशम। तो कांच को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं या कांच के टुकड़े को, तो क्या होता है? कांच भी आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो इस पर हम मानते हैं धनावेश आता है और इस पर हम मानते क्या? ऋणावेश आता है। तो यहीं से भाई इसकी उत्पत्ति हुई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ही क्या है? आवेश के जन्मदाता हैं या आवेश के खोज करता है। ठीक है, तो एक तो आपको पता चल गया कि आवेश होता क्या है। हम बात करें आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश। अब बात करते हैं भाई, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश तो होते हैं, लेकिन आवेश का मात्रक क्या होता है? उसको मापते कैसे हैं? उसकी बीमा वगैरह क्या होती है? तो ये भी हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं भाई। तो आवेश पढ़ रहे हैं, तो आवेश का हम देखेंगे भाई मात्रक क्या होता है, मात्रक, और क्या देखेंगे? बीमा। ठीक है, देखिए मात्रक क्या होता है? किसी चीज को मापने के लिए यूज की गई भौतिक राशि क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। जैसे हमने कहा कि पानी लाओ, तो पानी को आप क्या कहेंगे? 1 लीटर पानी लाओ, आधा लीटर पानी लाओ, यही तो कहेंगे। तो लीटर क्या हो गया? उसको मापने की एक यूनिट हो गई, इकाई हो गई। ठीक है, तो ऐसे आवेश भी क्या है? एक प्रकार की राशि है और इसका भी क्या होगा? एक प्रकार का मात्रक होगा कि हम इसको किस में माप सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत बल से संबंधित कुछ नियम दिए थे, इसीलिए इनके नाम पर ही इसके मात्रक का नाम रख दिया गया है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने शुरू में बताया कि जो धारा होती है I = होती है Q/T। Q है आपका आवेश, T है आपका समय, I है आपकी क्या? वैद्युत धारा। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आवेश बराबर हो जाएगा या Q बराबर हो जाएगा भाई
आई टी। ठीक है, आई वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर क्या होता है, एम्पियर। टी का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड, तो इसका एक मात्रक और भी हो सकता है क्या, एम्पियर और क्या, सेकेंड। ठीक है, एम्पियर और सेकेंड। अब देखिए बीमा की बात करते हैं भाई। तो बीमा लिखने के लिए जैसे एम्पियर है, इसको ये से लिख देते हैं और इसको टी से लिख देते हैं भाई समय को। तो ये टी और ये बड़े ब्रैकेट में लिख दे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो ये टी। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है और उसकी बीमा क्या होती है, ये इंटू टी होती है। चलिए आवेश से संबंधित और कुछ जानकारियां हम प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मात्रक था और बीमा थी। देखिए हम बात करते हैं भाई पदार्थ का एक प्रकार का गुण ही तो है, आवेश क्या है, गुण ही तो है भाई, जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करवाता है या करता है। ठीक है, अब देखिए आवेश जो होता है पदार्थ में ही तो होगा, और पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है भाई, तो आप कहोगे परमाणु होता है, परमाणु। ठीक है, एटम। अब ये जो परमाणु होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, लेकिन इसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है आपका प्रोटॉन और एक आपका होता है क्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किसमें उपस्थित होते हैं, परमाणु में उपस्थित होते हैं। इस पर भी आवेश होता है, ये ऋणावेशित होता है और ये धनावेशित होता है और ये न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन हम कह सकते हैं इसको। ये क्या होता है, उदासीन होता है। देखिए ये दो चार्ज इस पर ऋणात्मक है और इस पर धनात्मक है, लेकिन जो मात्राएं हैं वो क्या होती, सेम होती। इस पर भी -1.6 × 10⁻⁻19 और इस पर +1.6 × 10⁻⁻19। ये कूलाम का क्या होता है, आवेश होता है। कितने कूलाम का आवेश इस पर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या है। ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही होता है भाई, न्यूट्रॉन पर आवेश कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन को हम कहते हैं उदासीन है। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा या एक कूलाम में कितना प्रोटॉन होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है कि एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इसको भी इसी समय हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई। चलिए, जैसे हमने कहा, इधर आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमने कहा भाई एक जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये क्या होता है, इस पर आवेश होता है, ये कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे। तो यहां क्या बचेगा, एक कूलाम ही तो बचेगा। ये इतने कूलाम थे, इसको इधर ले आए तो एक कूलाम इधर बचेगा, यानी यहां 1 बटे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये इतने इलेक्ट्रॉन बराबर यहां अब एक बचा, तो एक कूलाम, एक कूलाम। अब देखिए भाई, यहां से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां एक दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ेगा, ये 0 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 6 to 5 इसको डिवाइड करेंगे, इतना ही आएगा। और ये 10⁻19 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.625 × 10⁻⁻, से प्लस हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा एक कूलाम। अब देखिए ये दशमलव इधर लाएंगे, तो दशमलव इधर लाएंगे तो एक इसमें क्या हो जाएगी, एक की कमी हो जाएगी, तो 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 25 × 10⁻19 की जगह क्या हो जाएगा 18।
इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलाम। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको 10 की घात में ना लिखें तो 6, 2, 5 और इसके बाद देखिए 10.2 तो ये लेकर चला गया और कितने जीरो बच्चे? 16 जीरो। ऐसे कितने जीरो भाई? 16 जीरो आ जाएंगे। तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम इसे वैज्ञानिक संकेत में लिख देते हैं। 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम आवेश में होते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं भाई अगला टॉपिक क्या है। चलिए इसके बाद जो है अगला पॉइंट आपका है 1.3। ये जो टॉपिक है चालक तथा वैद्युत रोधी। चालक तथा वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी यानी ये आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। चलिए इसके विषय में बात करते हैं। वैद्युत रोधी और चालक होते क्या है? ये आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। तो यहां जो आपका टॉपिक है चालक और वैद्युत रोधी, इसी को क्या कहते हैं भाई? कुचालक कहते हैं। कुचालक यानी जिसमें से होकर आवेश आसानी से बह सके, ठीक है, उसे हम चालक कहेंगे। या वैद्युत आसानी से क्या हो सके? बह सके वैद्युत ऊर्जा, उसे चालक कहेंगे भाई। और जिसमें से वैद्युत धारा ना बह सके उसे क्या कहेंगे? वैद्युत रोधी या अचालक कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा आसानी से बह सके उसे चालक कहेंगे या कंडक्टर्स, और जिनमें से वैद्युत धारा आसानी से ना बह सके उसे कुचालक या इंसुलेटर कहेंगे, और जिनमें से बहुत कम मात्रा में बह सके उसे अर्धचालक भी कहते हैं। यहां भी जान लीजिए अर्धचालक, इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। तो ये तो आपका है भाई चालक और वैद्युत रोधी। इसको एक प्रकार से, और यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति करने के लिए क्या होते हैं भाई? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है, और जब इलेक्ट्रॉन बहेगा तो आवेश भी क्या होगा? प्रवाहित होगा ना। तो जिनमें से क्या हो सके? इलेक्ट्रॉन आसानी से बह सके उसे क्या कहेंगे? हम चालक कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ना बह सके उसको हम क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे? कुचालक या वैद्युत रोधी, इंसुलेटर। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो चालक का जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम ले लेते हैं भाई तार, ठीक है, तार हो गया, धातु हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं जैसे आपका सोना, ये धातु में आएगा, चांदी, ये सब आपके क्या है? चालक पदार्थ है। सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है भाई? चांदी को, सिल्वर को माना जाता है। अब देखिए हम लोग तार चांदी का क्यों नहीं लगाते? क्योंकि चांदी क्या है? सिल्वर बहुत महंगा है ना, इसीलिए हम तांबा या फिर क्या एल्युमिनियम का तार लगाते हैं। तांबा या किसका? एल्युमिनियम का तार लगाते हैं। ये भी वैद्युत के क्या है? अच्छे चालक हैं। एक आप ले लीजिए पृथ्वी। पृथ्वी भी वैद्युत का एक अच्छा चालक है। अभी समझाएं कि पृथ्वी चालक क्यों है, ठीक है। अब हम कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ की बात करें तो वैद्युत रोधी पदार्थ में आपका आ जाएगा, जैसे हम ले लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? उसमें से तो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता ना, तो प्लास्टिक आपका क्या हो जाएगा? अचालक हो जाएगा। प्लास्टिक हो गया, या फिर क्या कह सकते हैं, या कोई ऐसा पदार्थ जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया बालू या सूखी मिट्टी ले लेते हैं। सूखी
मिट्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके कुचालक पदार्थ है, ठीक है। ये सब आपके क्या है कुचालक पदार्थ हैं। इनमें से वैद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है आपका व्हाइट बोर्ड, आपका भी क्या है कुचालक पदार्थ है। ये मार्कर हम ले रखे हैं, इसमें से वैद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है आपका कुचालक पदार्थ है। पेंसिल देखिए ऊपर जो लगी होती है, लकड़ी लगी होती है, तो वो तो कुचालक होती है, लेकिन उनमें जो आपका एक होता है ग्रेफाइट लगा होता है, जिससे जैसे ये जो आपकी पेंसिल है, ठीक है, ये ध्यान से देखिए ये वाली पेंसिल, अब मान लीजिए क्या पेंसिल है, तो यहां जो इसकी नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट पूर्ण रूप से तो चालक नहीं है, लेकिन अर्धचालक है, फिर भी इसमें से वैद्युत का प्रवाह हो सकता है। इसीलिए कहते हैं भाई पेंसिल को बोर्ड में लगाकर नहीं टच करना चाहिए, नहीं कहीं हो सकता है ग्रेफाइट बाहर निकला हो, आप उसको टच कर रखे हो तो आपको विद्युत धारा का झटका लग सकता है। चलिए ये सब आपके क्या हो जाएंगे कुचालक पदार्थ। अब हम बात करते हैं चालक विद्युत रोधी, तो हो गया पृथ्वी आपकी क्या है चालक पदार्थ है, इसको हमने कहा था समझाएंगे भी। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब प्लग खरीदते हैं, आपके घरों में जो प्लग लगा होता है कोई 3 का होता है भाई, 3 प्लग उसमें होते हैं 3, ठीक है, और कोई डबल वाला ही होता है। तो ये जो 3 प्लग वाला होता है, इसमें आप अपने घर पर कोई उपकरण देखिएगा तो इसमें जो बड़ी वाली ये होती है खूंटी, इसमें ये थोड़ी बड़ी होती है, ये दोनों क्या होती है थोड़ी छोटी होती है। या इसको हम ऐसा बना दें, जैसे ये आपका क्या है भाई 3 प्लग चार्जर है, यहां ये बड़ी वाली खूंटी हो गई, ये छोटी 2 हो गई, ठीक है। तो यहां देखोगे तो ये थोड़ी लंबी रहती है इन दोनों की अपेक्षा, ठीक है। एक से आपकी वैद्युत जाती है, दूसरे से आती है, ठीक है। एक आपका होता है, हम कहते हैं इसे फेज कहते हैं, क्या कहते हैं इसे फेज कहते हैं। एक को हम कहते हैं क्या न्यूट्रल कहते हैं, एन से लिखते हैं, और इसे पी से लिखते हैं। ये आपका अर्थिंग का तार होता है, ई से लिखते हैं। इसी तार को हम क्या करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका फैन है, ये आपका फैन क्या कर रहा है भाई चल रहा है। फैन सही से नहीं बना है, कोई बात नहीं भाई, फिर से बनाते हैं। ये रहा फैन, ये 3 पत्तियां इसमें बना देते हैं। मान लीजिए आपका टेबल फैन है, अब ये चल रहा है, ठीक है। अब इसको हमने फेज दिया, न्यूट्रल दिया, तभी ये चलेगा भाई। अब मान लीजिए फेज तार कहीं इससे टच हो गया और ये आपका क्या है किसी धातु का बना हुआ है, तो इसमें करंट आ जाएगा भाई, ठीक है, यानी धारा आ जाएगी। और इस धारा को यदि आपकी बॉडी मिल गई, ठीक है, तो बॉडी से होकर और पृथ्वी से आप टच कर रखे हैं, तो पृथ्वी से होकर ये धारा नीचे पृथ्वी में चली जाएगी, तो आपको वहां झटका तेजी से लगेगा। लेकिन यही क्या किया जाए, इसके बॉडी से एक तार निकाल कर कहां लगा दिया जाए भाई, यहां अर्थिंग में। और इस अर्थिंग के पूरे वायर को क्या कर देते हैं हम किसी पृथ्वी में क्या कर देते हैं, नीचे एक अर्थ तार लगाकर नीचे रख देते हैं, अर्थिंग लगा देते हैं भाई। जिससे क्या होता है, जब ये फेज किसी उपकरण से क्या होता है टच हो जाता है बाहरी पार्ट से, तो यहां से वैद्युत क्या होती है सीधा यहां आती है। क्योंकि अब तार आप लगा रखे हैं तो ये अच्छा चालक होता है, आपकी बॉडी क्या होती है कम चालक होती है। तो ये अब आपकी बॉडी से नहीं होकर जाएगा, क्योंकि इसको अच्छा रास्ता मिल गया भाई, हाईवे मिल गया है। आपकी बॉडी क्या है ऊबड़ खाबड़ है मान के चलिए, तो हाईवे मिल गया, तो अब करंट कहां से जाएगा, आपकी बॉडी से ना होकर यहां जाएगा, और यहां से सीधा पृथ्वी में होते हुए क्या हो जाएगा ये चला जाएगा, तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो इसीलिए पृथ्वी क्या है एक अच्छा चालक है। तो ये तो रही बात चालक तथा वैद्युत रोधी, ये 2 पॉइंट आपको, यानी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है उस पर हम क्या करते हैं भाई डिस्कस करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये 1.3 आपका था टॉपिक, एनसीईआरटी में 1.3 लिखा हुआ चालक तथा वैद्युत रोधी। देखिए यहां जो है आपको एक एक टॉपिक सब क्लियर करवा दी जाएगी, आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद है टॉपिक 1.4। 1.4 क्या कहता है भाई, प्रेरण द्वारा आवेशन।
प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है भाई? यानी हम किसी चीज को प्रेरित करते हैं और उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे मान लीजिए आप छत पर खड़े हुए हैं और किसी ने आपको क्या कर दिया? प्रेरित कर दिया कि बेटा कूद जा, बेटा कूद जा। आप प्रेरित हो गए भाई, आप आवेश में आ गए, कूद गए। ठीक है, तो देखिए इसी को क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। किसी अब यहां जो है प्रेरित करना है, प्रेरित के द्वारा हम क्या करेंगे? आवेश उत्पन्न करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है? कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपकी कोई वस्तु है और इसमें समान रूप से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी जितने प्लस है उतने ही क्या है? इसमें माइनस भी उपस्थित है। ठीक है, यानी चार्ज सब क्या है? बराबर है। तो ये क्या है? आपकी वस्तु उदासीन है। अब उदासीन है इसका मतलब ये है कि इस पर आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी सब क्या है? आपस में न्यूट्रल है। अब एक वस्तु हम क्या कर देते हैं? ये वाली मान लीजिए आपकी कोई क्षण है और इस पर क्या है? केवल प्लस आवेश है। क्या है? केवल प्लस आवेश है और ये चारों तरफ क्या है? इसमें फैला हुआ है। तो जब भी इस वस्तु को इसके नजदीक लाएंगे, ठीक है, इसके नजदीक लाएंगे तो इस पर प्लस आवेश है। और आप जानते हैं प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है और प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है। तो जब भी ये प्लस इस वस्तु के नजदीक आएगा तो माइनस वाले सब तो इधर आ जाएंगे, प्लस वाले कहां हो जाएंगे? दूर हट जाएंगे। ठीक है, तो ये वस्तु इस प्रकार से हो जाएगी। जैसे मान लीजिए नजदीक आ गई तो ये वस्तु, अब देखिए प्लस है ना, अब मान लीजिए नजदीक आ गई, काफी नजदीक, इधर बना देते हैं, यहां इतनी दूरी पर आ गई, तो यहां पर ये सब माइनस वाले क्या हो जाएंगे? इधर आ जाएंगे भाई। ये सब माइनस वाले क्या हो गए? इधर आ गए और प्लस वाले सब इधर आ गए। ठीक है, तो प्लस वाले इधर आ गए, माइनस वाले इधर आ गए। तो यहां पर क्या हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया, क्योंकि अब ये इधर प्लस है और इधर क्या हो गया? माइनस हो गया ना। अब ये उदासीन वस्तु नहीं रही, इधर प्लस आपका कार्य करेगा, इधर माइनस और इधर प्लस। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी जब भी हम क्या किए, एक वस्तु जो क्या थी? आवेशित थी, किसी निरावेशित या उदासीन वस्तु के पास ले गए तो वो वस्तु भी क्या हो गई? अब ये आवेशित हो गई। तो आवेशित किस प्रकार से किया हमने? इस वस्तु को ले जा करके। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा क्या कहते हैं इसे? आवेशन। इसमें देखिए आवेशन कितने प्रकार से होता है। एक तो होता है भाई घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा, और दूसरा क्या होता है? चालन द्वारा, चालन द्वारा। जैसे शुरू में हमने बताया था कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ भाई, तो कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से जब रगड़ा गया तो उस पर आवेश उत्पन्न हुआ, तो वहां क्या किया गया? घर्षण बल आरोपित किया गया ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। उसके बाद क्या है? चालन द्वारा। ठीक है, चालन द्वारा इसको आप जब आवेशित करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन आप भेजेंगे। जैसे मान लीजिए वैद्युत धारा, बैटरी आप चार्ज करते हैं ना, यानी आवेशित कर रहे हैं उसको, तो किसके द्वारा? चालन के द्वारा। क्योंकि वैद्युत धारा आपकी आती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? चलते रहते हैं ना, बहते रहते हैं। तो वो जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन। देखिए चालन द्वारा आवेशन हमेशा किसमें होता है भाई? जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ। लेकिन घर्षण द्वारा आवेशन जो होता है अचालक पदार्थ में होता है। चालक या वैद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं उसमें होता है, क्योंकि कांच भी आपका क्या है? अचालक है, और रेशम का टुकड़ा भी आपका क्या है? अचालक है। लेकिन जब रगड़ेंगे तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, तो हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन उसे। और जब भी हम इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण, ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसे क्या करते हैं? चालन द्वारा आवेशन। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन दो प्रकार से होता है, घर्षण द्वारा आवेशन, एक चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, बाकी अगली जो पॉइंट्स है या अगली जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।